नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए कंप्लीट ज्योग्राफी की वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को मात्र एक वीडियो में खत्म किया गया है। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी। जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला एग्जामिनर होता है वो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों के पास बिल्कुल कम टाइम है, 7 जुलाई को आपकी परीक्षा होगी। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन कराना चाहूंगा, यानी कि 100 क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं, जो कि टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि इनमें से कौन सी समुद्र तरंग की विशेषता नहीं है। नहीं यहाँ पर लगा हुआ है, आपको बताना है। सैल, किनारा, समुद्री गुफा। समुद्री गुफा का निर्माण किसके द्वारा होता है? समुद्र तरंग के द्वारा होता है। ये यहाँ पर आपका सही दिया गया है। समुद्र तरंगों के द्वारा सैल यानी कि चट्टानों का भी निर्माण होता है। यहाँ पर आपका पहला, तीसरा यहाँ पर राइट है, परंतु नहीं वाला बताना यानी कि गलत। किनारा, किनारा आपका यहाँ पर गलत होगा, जो कि समुद्री तरंग की विशेषता नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर किनारा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। हिमनद का जो निक्षेपण होता है उसको क्या बोलते हैं? हिमोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमोड़ उसको बोला जाता है। पुलिन किसको दोस्तों बोलते हैं? पुलिन। पुलिन ये समुद्र का एक तट होता है। समुद्र का एक दोस्तों तट होता है, उसको बोलते हैं पुलिन। बाढ़कृत मैदान किसका निक्षेपण है? ये नदी का निक्षेपण है। नदी के निक्षेपण को बाढ़कृत मैदान के नाम से जानते हैं। और जो हिमनद का निक्षेपण होता है उसको हिमोड़ कहते हैं। राइट उत्तर आपका हिमोड़ होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? कौन सी होती है? ज्वालामुखी होती है। कौन सी? ज्वालामुखी घटना होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्रक शैलें पाई जाती हैं। छत्रक शैलें जो होती हैं ये कहाँ पर? ये रेगिस्तानों में पाई जाती हैं। छत्रक शैलें, ये छत्रक शैलों का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा होता है। पवन आपकी सक्रिय कहाँ पर होती है? रेगिस्तान वाले इलाकों में होती है। छत्रक शैलों का निर्माण होता है यहीं पर रेगिस्तान में। और छत्रक शैल के साथ बालू का डिब्बा का भी निर्माण होता है। लोयस का भी निर्माण होता है। किसका? लोयस का भी निर्माण होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, चाप झील यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि यहाँ पाई जाती है। चाप झील आपकी नदी घाटी में पाई जाती है। कहाँ पर? नदी घाटी में पाई जाती है। रेगिस्तान में क्या पाया जाता है? छत्रक शैलें आपकी पाई जाती हैं। लोयस के निक्षेप पे पाए जाते हैं। हिमनद में क्या पाया जाता है? हिमनद में आपका हिमोड़ पाया जाता है। याद रखना दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। कई बार यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? यानी कि प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, आपको बताना है। मरुस्थल, मरुस्थल आपका प्राकृतिक है, क्योंकि इसको मनुष्य ने नहीं बनाया है। ताल, ताल यानी कि जो तालाब होते हैं, तालाब क्या प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं? नहीं दोस्तों, इनको मनुष्य बनाता है। वन आपके प्राकृतिक रूप से होते हैं, ये प्राकृतिक पारितंत्र है। यहाँ पर आपका नहीं पूछा गया, इसलिए ताल यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? नहीं है आपसे यहाँ पर पूछा है। स्थल नहीं है, क्योंकि स्थल आपका आता है प्राकृतिक में। किस में आता है? प्राकृतिक में आता है। प्राकृतिक पर्यावरण में आता है स्थल, याद रखना। यहाँ पर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? यानी कि जिसका निर्माण मानव ने किया हो। पहाड़ का निर्माण मानव ने नहीं किया है, ना ही समुद्र का किया है। किया किसका? सड़कों का किया है, इसलिए सड़क यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि नहीं होगा, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल होगा। जनसंख्या वृद्धि जो है ये पर्यावरण के लिए खतरा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको करना क्या है? मिलान करना है। यहाँ पर आपके 4 कथन दिए गए हैं, यहाँ पर उससे अधिक दिए गए हैं, यहाँ पर 6 दिए गए हैं। आपको ढूंढकर इनको मिलान करना है। यहाँ से डायरेक्ट एग्जामिनर ने कई बार डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कंसेप्ट भी आपका यहाँ पर क्लियर होते चलेगा। जैव मंडल की अगर दोस्तों मैं बात करूं, एक ऐसा संकीर्ण क्षेत्र होता है जहां स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। याद रखना जैव मंडल के बारे में। वायुमंडल सभी लोग जानते हो, जहां पर वायु आपकी
होती है, यानी कि पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर वायुमंडल कहलाती है। जलमंडल क्या होता है? जलीय वाला क्षेत्र होता है। पर्यावरण क्या होता है दोस्तों? पर्यावरण होता है जीवों एवं उनके परिवेश के बीच का संबंध। ठीक है, ये क्या होता है? ये पर्यावरण होता है। हमारे आसपास का क्षेत्र कैसा होता है? ये भी दोस्तों पर्यावरण होता है। यानी कि यहाँ पर जो पर्यावरण है, पर्यावरण वाला मिलान किसके साथ होगा दोस्तों? ये आपके होगा हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है, चारों तरफ का क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है द्रवित मैग्मा से बने होते हैं। द्रवित मैग्मा से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों का। पृथ्वी की भीतरी परत कौन सी होती है? सबसे अंदर वाली क्रोड होती है। क्रोड को क्या जानते हैं? इसको निफे नाम से जानते हैं, यानी कि निकिल एंड फेरस इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकिल एंड फेरस इसमें पाया जाता है, याद रखना। यहाँ पर क्रोड इसका राइट आंसर होगा। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं? ये दोस्तों एक खनिज हैं आपके। क्या है? सोना हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये आपके कैसे उदाहरण हैं? ये दोस्तों खनिजों के उदाहरण हैं, याद रखना। शैल जीवाश्म होते हैं, जिसमें शैल यानी कि ऐसी चट्टान कौन सी है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवों के अंश पाए जाते हैं? आपका अवसादी शैल। अवसादी शैल में क्या होता है दोस्तों? इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस शैल में जीवाश्म होते हैं? अवसादी शैल। अवसादी को परतदार शैल के नाम से जानते हैं, परतदार शैल के नाम से भी जानते हैं, याद रखियो। तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट होगा। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पर्पटी है। पर्पटी को किस नाम से जानते हैं? सियाल के नाम से जानते हैं। सिलिका एंड एल्यूमिना इस परत में पाया जाता है। इसको महासागरीय, यानी कि इसको महासागरीय नहीं, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। पहली होती है पर्पटी, दूसरी होती है मेंटल, तीसरी होती है क्रोड। ठीक है, पर्पटी को बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। मेंटल को बोलते हैं सीमा। ठीक है ना, सीमा बोलते हैं। क्रोड को बोलते हैं निफे। निफे मैंने आपको बताया निकल एंड फेरस। सीमा में सिलिका एंड मैग्नीशियम, सियाल में सिलिका एंड एल्यूमिनियम पाया जाता। आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके मिलान वाले यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने इन सभी को मिलान यहाँ पर करके रख दिया है। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा क्रोड जो होती है वो सबसे भीतरी परत होती है। खनिज इसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, मिश्रण होता है। शैल क्या होती है? शैल का मतलब चट्टान, सड़क व इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है। सियाल सिलिका एवं एल्यूमिना से बना होता है, यानी कि यहाँ पर पर्पटी की बात कहेगी। पर्पटी किससे मिलकर बना होता है? सियाल, यानी कि सिलिका एंड एल्यूमिना से मिलकर बना होता है। क्रोड किससे मिलकर बना होता है? निकिल और फेरस, इसलिए इसको निफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। यहाँ पर है आपको स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर आपके अनेक स्तंभ दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ ही स्तंभ दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर आपके इनके साथ आपको जोड़ा यहाँ पर बनाना है। हिमनद, विसर्प, पुलिन, बालू डिब्बा, जलप्रपात, भूकंप। यहाँ पर आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं विसर्प, आप लोग जानते होंगे विसर्प जो कि नदियों के द्वारा बनाई गई एक क्या है? एक स्थलाकृति है जो कि मैदान में बनाई जाती है। अब आप इसका मिलान किसके साथ करोगे? अब आप विसर्प का मिलान करोगे नदियों के साथ। किसके साथ? नदियों के साथ करोगे। ठीक है ना। अब मैं बात करूं हिमनद की। हिमनद क्या होता है दोस्तों? हिमनद होता है बर्फ की नदी, यानी कि हिम प्लस नद। नद मतलब नदी, हिम मतलब बर्फ, बर्फ की नदी। पुलिन ये आपके समुद्री तट पर पाई जाती है। पुलिन। बालू डिब्बा ये आपका क्या है? ये रेगिस्तान में पाई जाती है। बालू डिब्बा रेगिस्तान में पाई जाती है। जलप्रपात जो होता है ये दोस्तों क्या है? जलप्रपात। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। भूकंप की अगर मैं बात करूं, पृथ्वी का कंपन होगा यहाँ पर भूकंप यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल बचा हुआ है, इसका मिलान छत्रक शैल के साथ नहीं होगा। नदियों के साथ मैंने विसर्प को यहाँ पर बता ही दिया है। समुद्री भृग ये तो आपके समुद्र से संबंधित होती है। कठोर संस्तर शैल यानी कि जलप्रपात का मिलान होगा कठोर संस्तर शैल, यानी कि जलप्रपात का निर्माण तब होता है जब नदियां पर्वतों से नीचे की ओर आती हैं, यानी कि कठोर संस्तर शैल से नीचे आती हैं, तब जलप्रपात का निर्माण होता है। यहाँ पर याद रखना ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको यहाँ पर मिलान करके मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है।
चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कौन सी गैस बचाती है? ओजोन बचाती है। कौन? ओजोन बचाती है। ठीक है, ओजोन परत आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है क्षोभ मंडल, क्योंकि दोस्तों यहीं पर आपके आंधी तूफान बारिश ओला सब कुछ होता है। मौसमी के लिए ये जाना जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल। मध्य मंडल में उल्कापिंड आने पर जल जाता है। बाह्य वायुमंडल में रेडियो वाली तरंगें परावर्तित होती हैं। अगला है यहाँ पर वायुमंडल की निम्न परतों की कौन सी बादल विहीन है? यानी कि ऐसी परत जिसमें बादल नहीं पाए जाते हैं। आपका यहाँ पर क्या होगा? समताप मंडल। समताप मंडल बादलों से विहीन होता है। मौसम की कोई भी घटना समताप मंडल में नहीं होती है, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता जाता है। क्या होता है? तब वायुदाब घटता जाता है। यहीं पर अगला प्रश्न कहता है कि जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्षा। क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं, याद रखना। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। व्यापारिक पवने, लू, मानसून पवन, इनका करना क्या है? मिलान करना है। चलिए कर लेते हैं मिलान। लू जो होती है आपकी, ये क्या है? ये आपकी स्थानीय पवन है। लू आपकी है स्थानीय पवन। मानसून वाली पवन कौन सी होती है? मानसून आपकी मौसमी पवन होती है। ठीक है, पवन क्या होती है दोस्तों? पवन आपकी क्या होती है? पवन का आपको करना क्या है? मिलान। पवन की थैचित गति होती है, यहाँ पर याद रखना। व्यापारिक पवनें जो होती हैं ये आपकी स्थायी पवनें होती हैं। व्यापारिक कैसी होती हैं? स्थायी पवनें होती हैं, याद रखना, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, इस प्रकार से यहाँ पर आपका मिलान होगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, इस स्थिति को कहते हैं जल चक्र। यानी कि वर्षा हुई, सागरों अथवा तालाबों अथवा नदियों में पानी गया, वो वाष्प में उड़कर पुनः उसी रूप में बरसने लगता है, यानी कि वो आपका क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। यहाँ पर है अगला प्रश्न, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। क्यों होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट, यानी कि भूमध्य रेखा इस वाले क्षेत्र को कहते हैं जो बीच में ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं भूमध्य अथवा विषुवत रेखा। यहाँ पर जो सूर्य होता है वर्ष में एक बार सीधा चमकता है, यानी कि ये बीच वाला क्षेत्र भूमध्य रेखा वाला बहुत ही गर्म होता है। यहाँ पर सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए आपकी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट ही उत्पन्न होती हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया, एग्जाम में भी आपके ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना। यहाँ पर है अगला प्रश्न, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ये कहलाता है ज्वार भाटा। उठते जल को ज्वार कहते हैं, गिरते जल को भाटा कहते हैं। संयुक्त रूप से इनको कहते हैं ज्वार भाटा। यहाँ पर मिलान आपको करना है। कैस्पियन सागर जो है ये दोस्तों ये विशालतम झील है, ठीक है, सबसे बड़ी झील है। ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार जो भाटा होता है जल में उतार चढ़ाव को बोलते हैं ज्वार भाटा। जो आपकी महासागरीय धाराएं होती हैं, ठीक है, ये आपकी निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं हैं। सुनामी क्या है? ये तीव्र भूकंपीय तरंगें होती हैं, सुनामी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आ चुका है टूकन क्या है? टूकन दोस्तों एक पक्षी है। पक्षी कहाँ का है? ये अमेजन बेसिन का है। अमेजन बेसिन का पक्षी है टूकन। कौन सा पक्षी? टूकन। मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? मैनियाक जो है ये अमेजन का प्रमुख भोजन है। कोलकाता किस नदी के तट पे है? ये हुगली नदी के तट पे है कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? ये शंकुधारी वृक्ष के प्रकार हैं, देवदार और फर। यहाँ पर अगला प्रश्न, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं बंगाल टाइगर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे मिलान वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो मिलान वाले क्वेश्चन भी कई बार यहाँ से पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया मलोका क्या है?
मलोका, व्हाट इज मलोका, मलोका क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन आपके एग्जाम में। यहाँ पर करना क्या है, मिलान। मलोका दोस्तों एक ढालू छत को बोलते हैं, किसको, ढालू जो ढलान वाली छत होती है उसको क्या बोलते हैं, मलोका बोलते हैं, ठीक है ना। एक पिरान्या, पिरान्या एक मछली होती है, यानी कि मत्स्य हो गई आपकी पिरान्या। रेशम कीट, रेशम कीट यानी कि रेशम कीट पालन के साथ हो जाएगा। काजीरंगा आपके असम में है, राष्ट्रीय उद्यान है। कपसूती कपड़े आपके वाराणसी के फेमस हैं, तो वाराणसी के साथ इसका मिलान यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना क्या है, मिलान करना है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, सहारा उत्तरी भाग में स्थित है, सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, सहारा गर्म रेगिस्तान है। कैसा है, सहारा गर्म रेगिस्तान है। रात में ये ठंडा हो जाता है, दिन में गर्म हो जाता है, सहारा रेगिस्तान। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी जो हैं वो बौद्ध और मुसलमान है। कौन है, बौद्ध और मुसलमान हैं। यहाँ पर बात करी गई है अगले प्रश्न की, रेगिस्तान की विशेषता है। रेगिस्तान में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर विरल वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर विरल बिल्कुल ही कम वनस्पति पाई जाती है, कांटेदार वाली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अधिक वर्षा यहाँ पर नहीं होती है, ना ही अल्प जल वाष्पण होता है। यहाँ पर आपका क्या होगा, विरल वनस्पति पाई जाती है। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। हेमिस किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मिस्र निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, ये दोस्तों कपास के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए, कपास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर करना क्या है, आपको मिलान करना है। चलिए आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर मरुद्यान क्या है। ये दोस्तों मरुद्यान जल के साथ एक गर्त है, जल के साथ एक गर्त है आपका मरुद्यान। यहाँ पर मैंने आपको इसका डायरेक्ट आपको यहाँ पर बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो। मरुद्यान जल के साथ गर्त होता है। बेदुइन, बेदुइन एक सहारा रेगिस्तान में है। तेल, लीबिया, गैंग्री, हिमनद, लामायुरु, बौद्ध मठ। ये याद रखो, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है मिलान वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर होगा शुक्र। शुक्र को चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह इत्यादि नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, इसका जो आकार है ये पृथ्वी के आकार के बिल्कुल उसी प्रकार है जैसी अपनी पृथ्वी है, वैसा ही आकार प्रतिरूप शुक्र का भी है, इसलिए इसको कहते हैं जुड़वा ग्रह। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तीसरा आपसे पूछा है। पहला कौन सा है, बुध है। बुध के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी है। उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार क्रम है। यानी कि थर्ड नंबर पे अपनी प्यारी पृथ्वी है, थर्ड नंबर पे प्यारी पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी वाला होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, ये लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर। ध्रुव तारे की दिशा से किसका ज्ञान होता है, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में, मंगल एंड बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यहाँ पर बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि 0 कोण वाली रेखा जो आपकी ग्लोब होती है, बीच में एक रेखा होती है जिसको विषुवत बोलते हैं, इसी का मान होता है 0 अक्षांश, जिसको भूमध्य के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर 0 होगा। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, ध्रुवों के, विषुवत के या कर्क रेखा के। यहाँ पर राइट आंसर होगा ध्रुवों के पास। कैसे दोस्तों, यहाँ पर समझो, ग्लोब है आपकी, बीच में आपकी विषुवत रेखा है, ध्रुव आपके यहाँ पर हैं और ध्रुव आपके इस नीचे में है। ध्रुव आपका हमेशा ठंडा होता है, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। ये किसके पास होता है, ये आपके ध्रुवों के पास होता है शीत कटिबंध। यहाँ पर आपका शीत कटिबंध होता है, ठीक है। इसके नीचे आपकी कर्क रेखा होती है, यहाँ पर आपकी मकर होती है, यहाँ पर आपका शीत कटिबंध होता है, इसलिए ये ध्रुवों के पास में पड़ता है। ध्रुव की ओर जाओगे तो ठंड वहाँ पर अधिक से अधिक पड़ेगी। यानी कि ध्रुवों में 9 महीने की रात और 9 महीने का दिन होता है, याद रखना। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ध्रुव बताया, जो कि एकदम ठंडा शीत कटिबंध के पास में पाया जाता है। देशांतर की कुल संख्या कितनी है, देशांतर जो हैं ये आपके 360 हैं और अक्षांश कितने हैं,
अक्षांश अगर आपसे पूछे, अक्षांश आपको बताना है 180 अक्षांश हैं, देशांतर आपके 360 हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव वृत्त कहाँ पर स्थित है? ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड, ग्रिड दोस्तों ये जाल होता है अक्षांशों, अक्षांशों यानी कि समांतर रेखाओं व देशांतरीय यामोत्तरों का। यहाँ पर पहला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। मकर रेखा पर स्थित है, कितने पर स्थित है? ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, याद रखना। भारत का मानक यामोत्तर कितना है? 82.5 है। कितना? ये आपका कितना है? 82.5 है भारत का यामोत्तर, याद रखना। जीरो यामोत्तर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, मतलब कि विषुवत रेखा बोल लो इसको, जीरो यामोत्तर को, अक्षांश, जीरो अक्षांश इसको बोलते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी तरफ घटती जाती है, ध्रुवों की तरफ जाओगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि देशांतर की दूरी कहाँ पर घटती है? अगर ध्रुव की ओर जाओगे तो देशांतर की दूरी घटेगी। उत्तर ध्रुव वृत्त ये आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर गति को कहते हैं परिक्रमण। घूर्णन किसको कहते हैं? उसके अक्ष पर घूमना, अक्ष वाली गति कहलाती है घूर्णन, जबकि चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है सूर्य के चारों ओर। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? किस दिन पड़ती हैं विषुवत वृत्त पर सीधी किरणें सूर्य की? उस दिन क्या होता है? उस दिन होता है 21 मार्च। क्या होता है दोस्तों? 21 मार्च को सीधी किरणें पड़ती हैं, ये याद। यहीं पर अगला प्रश्न है आपका, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ये होता है परिक्रमण के कारण, यानी कि परिक्रमण मैंने आपको बताया, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, यानी कि परिक्रमण गति के कारण होता है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। वृक्षों के विवरण को दिखाने वाले मानचित्र अथवा औद्योगिक कारखाने को दिखाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। यहाँ पर जो भौतिक मानचित्र होते हैं इसमें महाद्वीप, महासागर, नदी, झील, झरने, ये सभी आपके दिखाए जाते हैं। थीमेटिक में वृक्षों के मानचित्र, औद्योगिक कार्य स्थल के मानचित्र आपके दिखाए जाते हैं। राजनीतिक में दोस्तों गांव के, शहर के, दुनिया के, विदेशों के, किसी देश के नक्शे या उनकी सीमाएं आदि बताई जाती हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर मैंने बताया ही है, थीमेटिक होगा। नीले रंग का इस्तेमाल दोस्तों किस लिए करते हैं? ये आपके नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है जलाशयों के लिए। ठीक है, नीले रंग का इस्तेमाल जो दर्शाने के लिए किया जाता है वो दोस्तों आपके किसके लिए किया जाता है? जलाशयों, यानी कि तालाब हो गया, नदी हो गया, झरने, इनको दर्शाने के लिए किया जाता है। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है, ये मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। पैमाना किसके लिए आवश्यक होता है? ये मानचित्रों के लिए आवश्यक होता है पैमाना। यहाँ पर अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? यूराल, यूराल जो पर्वत है, यूराल पर्वत दोस्तों एशिया को यूरोप से अलग करता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? ये दोस्तों स्थल संधि से जुड़ा है। कौन सी संधि से? स्थल संधि से जुड़ा है। कौन सी स्थल संधि है? ये आपकी है पनामा स्थल संधि। कौन सी? पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन जो कि 78% पाई जाती है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन जो कि 21% पाई जाती है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? ठोस चट्टान कौन सा बना हुआ है? थलमंडल। थलमंडल ठोस चट्टानों से बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा है एशिया। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा है यहाँ पर एशिया। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी भाग को कहते हैं शिवालिक। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को जानते हैं पश्चिमी घाट के नाम से। किस नाम से? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं?
ये है लक्षद्वीप समूह। कौन? लक्षद्वीप समूह किसमें स्थित है? अरब सागर में स्थित है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? नहीं यहाँ पर दिया गया है। उपयोगिता निर्धारित करती है, मात्रा भी निर्धारित करती है, परंतु मूल निर्धारित नहीं करता है। मूल निर्धारित नहीं करता, इसलिए गलत आपका होगा यहाँ पर मूल। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित यानी कि जिनको मानव ने बनाया हो वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दिया गया है कैंसर उपचार की औषधियाँ किसने बनाई हैं? ये आपके मानव ने बनाई हैं। झरने का जल नहीं बनाया है, ना ही उष्णकटिबंधीय वन बनाया है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर लिखा है कथन पूरा कीजिए। अनवीकरण संसाधन होते हैं। अनवीकरण जो संसाधन होते हैं दोस्तों, ये होते हैं सीमित भंडार वाले। कैसे? सीमित यानी कि बहुत कम होते हैं। अगर इनका इस्तेमाल एक बार कर लोगे दोबारा यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार में ही ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो सीमित भंडारण होते हैं अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण के उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ईंधन हो गई, ये सभी अनवीकरण हैं। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? मृदा का निर्माण का नहीं है। समय भी होती है, मृदा का गठन, जैव पदार्थ भी होते हैं, परंतु मृदा का गठन ये निर्माण का कारक दोस्तों है नहीं यहाँ पर आपका। इसलिए राइट उत्तर यहाँ पर बी वाला विकल्प होगा, यानी कि दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तीव्र ढालों वाली भूमि को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? ये आपकी होती है वेदिका कृषि। वेदिका कृषि तीव्र ढालों के लिए अपरदन को रोकने के लिए होती है। वहीं बात करूं मैं रक्षक मेखलाओं की, ये पवन की गति को रोकती है। पवन जो मतलब कि भूमि को यानी कि मिट्टी को उड़ाता है खेत वाली, उसको रोकने के लिए रक्षक मेखलाएं लगाई जाती हैं जो कि पवन की गति को रोकती हैं। ठीक है, तो वेदिका कृषि यहाँ पर राइट उत्तर होगा। यहीं पर अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? यानी कि गलत कथन आपको बताना है जो कि प्रकृति के संरक्षण के बारे में बिल्कुल ही गलत है। बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये संरक्षण के बारे में बात कही गई है, परंतु गलत वाला आपको बताना है। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल, जिससे कि पानी बर्बाद ना हो, ये भी संरक्षण के लिए अनुकूल है। खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। ये पॉली पैक जो होता है ये प्लास्टिक से बना होता है। प्लास्टिक आपकी नष्ट नहीं होती है, इसको नष्ट होने में टाइम लगता है। यानी कि प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल आपका क्या नहीं है? प्लास्टिक को नष्ट कर देना अनुकूल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ये वाला विकल्प होगा, खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए, जो कि अनुकूल नहीं है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भूमि का उपयोग, ह्यूमस, चट्टान बांध, जैव मंडल। जैव मंडल मैंने आपको बताया था, ये है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र। चट्टान बांध, जो चट्टान बांध होती है ये क्या करती है दोस्तों? ये मृदा अपरदन को रोकती है। चट्टान बांध। भूमि उपयोग का मतलब भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब मृदा, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ ही ह्यूमस कहलाते हैं। यहाँ पर मिलान मैंने आपको बता दिया करके। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। उद्यान कृषि का अर्थ होता है फलों व सब्जियों को उगाना। उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है? फलों व सब्जियों को उगाना, जिसको क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? हार्टिकल्चर के नाम से भी इसको जानते हैं। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? सुनहरा रेशा कहते हैं पटसन को। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? पटसन को कहा जाता है। कॉफी का प्रमुख उत्पादक है ब्राजील। कॉफी का प्रमुख उत्पादक कौन है? ब्राजील है। चलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। स्थानांतरित विश्व के विभिन्न भागों में अनेक नामों से जानी जाती हैं जो स्थानांतरित कृषि होती हैं। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में इसको बोलते हैं। मिल्पा मैक्सिको व मध्य अमेरिका में बोला जाता है। रोका ब्राजील में बोला जाता है। लादांग मलेशिया में बोला जाता है। जो लादांग है ये कहाँ पर बोला जाता है? मलेशिया में इसको बोला जाता है लादांग।
मलेशिया और इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया इन दोनों जगहों पर लादांग बोला जाता है। याद रखना, यहाँ से कई बार 2 से 4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिलान वाले भी पूछे गए हैं और आपके स्टेटमेंट वाले भी पूछे गए हैं। झोमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको व अमेरिका, रोका ब्राजील, लादांग मलेशिया और इंडोनेशिया। यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर एग्रो में एग्रीकल्चर, सेरी में सेरीकल्चर, पीसी में पीसीकल्चर, वीटीकल्चर, हार्टिकल्चर। चलिए बताता हूँ आपको। एग्रीकल्चर यानी कि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन, ये आपके क्या आते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को कहा जाता है। रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है सेरीकल्चर। पीसीकल्चर होता है मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन क्या कहलाता है, मत्स्य पालन कहलाता है पीसीकल्चर। विटीकल्चर क्या कहलाता है, अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर यानी कि द्राक्षा कृषि। हार्टिकल्चर यानी कि उद्यान वाली कृषि, इसमें सब्जियों, फूलों, फलों को उगाया जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 से 5 बार पूछी जा चुकी है। यहाँ पर अगला प्रश्न, जनसंख्या वितरण से तात्पर्य क्या है। जनसंख्या वितरण से तात्पर्य होता है दोस्तों, किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जनसंख्या वितरण। क्या बोलते हैं उसको, जनसंख्या वितरण नहीं बोलते हैं। यहाँ पर ये आपकी कहलाती है जनसंख्या परिवर्तन यानी कि जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पर किसकी परिभाषा दी गई है, पहला वाला स्टेटमेंट है जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा। किसी निश्चित समय क्षेत्र में जनसंख्या में परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। चाहे जनसंख्या घटे अथवा बढ़े, उसको कहेंगे वृद्धि जनसंख्या की। यहाँ पर आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा जनसंख्या वितरण। वितरण का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में लोग किस रूप से वितरित हैं, किस प्रकार से फैले हुए हैं धरातल पर, वो आपका होता है जनसंख्या वितरण। यहाँ पर आपका ये वाला यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या परिवर्तन होता है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये 3 कारण बहुत महत्वपूर्ण है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी 6 अरब हो गई थी। जनसंख्या पिरामिड क्या है, जनसंख्या पिरामिड दोस्तों है जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। यहाँ पर पहला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।